Welcome in sixth lecture, and this is part A. In today's lecture we will learn the definition of inner product of these two functions, and then the orthogonal functions, and also then normalized functions, and then give the definition of eigenvalues and eigenfunctions. एंड दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डू द फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशंस फॉर सेपरेबल कर्नल्स. तो उसमें मुझे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं. देयर आई नीड आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस, देन ऑर्थोगोनल फंक्शंस. तो देयर आई नीड इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. तो दिस इज़ द बेसिक लेक्चर फॉर आवर सिलेबस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे आपने बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ा होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो क्वेश्चन वही है थोड़ा सा, बट हियर आई विल स्टडी दिस इन टर्म ऑफ आइगन फंक्शंस. तो जो मेरे आइगन फंक्शंस होते हैं वो कुछ ऑर्थोगोनल फंक्शंस की फॉर्म में मुझे इन फ्यूचर आपको बताने हैं. तो उसका बेस बनाने के लिए दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. Let's define the inner product. For this inner product को आप स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं. ठीक है, तो both are equivalent and here I need the two functions. So first I will define the two functions and then give the definition and notation for the inner product. Let us suppose कि phi1 and phi2 be the two complex valued L2 functions. देखो, आपके लास्ट लेक्चर में मैंने कंडीशन बताई थी L2 फंक्शंस की, इंटीग्रेशन मोड वैल्यू का स्क्वायर dt इज लेस देन इन्फिनिटी. ठीक है, तो दिस इज माय L2 फंक्शंस, ये phi1 एंड phi2, एंड दीज आर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एंड दे आर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल दैट इज s, एंड s इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू b. तो phi1 phi2 इस टाइप के दो फंक्शंस हैं. ठीक है, देन द इनर प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस सिंबल. इन माई नोटेशन हमेशा ये यूज़ करेंगे. मे भी हो सकता है कि आप कोई और बुक यूज़ कर रहे हो तो इनर प्रोडक्ट लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल भी लगा देते हैं. ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शंस इन द लिमिट a to b इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हियर phi1 एंड phi2 स्टार dt. अगर आपसे मैं कह देती हूँ कि इनर प्रोडक्ट आप लिखिए कि phi2 कॉमा ऑफ phi1, इन दैट केस a to b, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज जो फर्स्ट नंबर पे है वो यहाँ आएगा और सेकंड वाले का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. ठीक है, डी ऑफ टी. अगर ये रियल वैल्यूड है तो इस कॉन्जुगेट रिप्लेस बाय सिंपल, एंड इन दैट केस इनर प्रोडक्ट ऑफ phi1 phi2 इज इक्वल टू phi2 एंड phi1. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द गिवन फंक्शन इज ऑर्थोगोनल और नॉट. if there are two functions satisfy these conditions and inner product is equal to 0, in that case we can say कि phi1 and phi2 both are orthogonal function. ठीक है, then there is norm of this function. तो norm is also given in term of inner product. वो क्या होगी, देखो inner product लेके उसकी पावर 1/2 कर दो, तो that gives you the norm of functions, and इसको टू एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच में हम रखते होते हैं. ठीक है, तो नोटेशन आपको मेमोराइज करनी है. In future I will use so many time norm of the function. तो norm of function is equal to integration a to b. ये definition अप्लाई कर देंगे and you will take the square root of this term. ठीक है, तो अगर आप इस दोनों तरफ स्केयरिंग कर दें तो norm का स्केयर इज इक्वल टू a to b phi स्टार t dt हो जाएगा. तो इसे इक्वेशन नंबर 1 स्टार कर दीजिए. ठीक है, इट इज इक्वल टू inner product of phi with phi, that is equal to norm square. Then the given function, एक function आपके पास, and you can say कि whether it is normalized or not. तो given function phi is said to be normalized function if its norm is equal to 1. ठीक है, and there is one, ये हम थर्ड यूनिट में करेंगे. ग्राम सर्चमेट ऑर्थोगोनाइजेशन प्रोसेस हमारे पास है, ऑर्थोगोनाइजेशन फंक्शन सॉरी. तो वहाँ एक फंक्शन आपको मान लो गिवन है phi1 एंड इट इज़ नॉट इन द नॉर्मलाइज्ड फॉर्म. तो नॉर्मलाइज्ड फंक्शन ऑफ phi1 दैट इज ऑब्टेन बाय phi1 फंक्शन को इसी की नॉर्म से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो रिजल्टेंट जो फंक्शन बनेगा दैट इज अ नॉर्मलाइज्ड फंक्शन.
यानी कि उसकी नॉर्म जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है बट ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑर्थोगोनल फंक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस फंक्शन sin s माइनस cos s एंड r आना चाहिए इस क्वेश्चन में ना। Are the functions sin s minus cos s and sin s plus cos s orthogonal functions for s is greater than equal to 0 less than equal to pi? Now आपको चेक करना है कि फंक्शन ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो आंसर क्या करेंगे आप? आंसर फर्स्ट में यू विल सपोज माई फंक्शन φ1 इज इक्वल टू साइन ऑफ s माइनस कॉस ऑफ s and I will suppose the second function is equal to sin s plus of cos of s. Now these two functions are orthogonal if their inner product is equal to 0. So I will calculate the inner product phi1 and phi of 2 and this is nothing but a to b. Here limit is 0 to pi, so you will write here 0 to pi phi1 as it is, and this is a real valued function, so the conjugate will be equal to same. So here sin of s plus cos of s and d of s here, and now you will write this is equal to 0 to pi sin a plus sin b. तो आप इसे लिखेंगे sin square of s minus cos square of s d of s. You can take minus outside from this, तो 0 to pi sin square theta cos square theta minus थीटा की जगह यहाँ s है, cos square theta minus sin square theta किसके इक्वल होता है? That is equal to cos 2 theta. So I will write here minus 0 to pi and this is cos of 2s d of s. Now integration of cos 2s. Cos 2s का integration क्या आएगा? That is sin of 2s by 2. When you put the limit 0 to pi, sin 2 pi is again 0, sin 0 is 0, so you will obtain a 0. Yes, you can say your given function phi1 and phi2 both are orthogonal. So phi1 and phi2, these two functions are orthogonal function. ये मैं क्यों करवा रही हूँ आपको? क्योंकि ये जो साइन, ये देखना आपको फ्यूचर में मैं ही करवाऊंगी, ये कोई ना कोई आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग मेरे आइगन फंक्शंस बनेंगे किसी फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, जब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगी उस दिन फिर मैं ये लेक्चर आपको दिखाऊंगी कि 6th लेक्चर के पार्ट ए में हमने ये प्रूव किया था कि दीज टू फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल फंक्शंस। ठीक है, अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ये ऑर्थोनॉर्मल है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है? तो इसकी नॉर्म निकाल लीजिए। अगर आंसर 1 आता है तो नॉर्मलाइज्ड है, 1 नहीं आता तो नॉर्मलाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आप कर लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन ये कि फंक्शन आपको गिवन है इन द इंटरवल 0 to 2 pi। हेयर द a इज 0 एंड b इज इक्वल टू 2 pi एंड क्वेश्चन ये आया, ये गेट में पूछा गया था आपसे, दिस फंक्शन इज ऑर्थोगोनल टू साइन s cos s 1 और 1 प्लस साइन s प्लस cos s। ठीक है, तो अब आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रही हूँ, आप कैसे चेक करेंगे? पोजीशन करेंगे क्वेश्चन सेकंड का। मैं पहले ए पार्ट चेक करती हूँ। आई विल चेक कि सपोज दिस इज माई phi1। अब यहाँ मैंने इसी फंक्शन को phi2 मानना हुआ है। देखो यही फंक्शन है ना, साइन s प्लस cos s। तो इन दिस केस आई एम टेकिंग phi1 इज इक्वल टू साइन s एंड phi2 मैं वही मान लेती हूँ जो मैंने अभी लिया था, दैट इज साइन s एंड प्लस का cos ऑफ s। नाउ दीज टू फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन। तो क्या कंडीशन है? हियर इनर प्रोडक्ट ऑफ साइन s एंड द सेकेंड फंक्शन इज साइन s प्लस cos s। a कितना है आपका? दैट इज 0 एंड b कितना है आपका? दैट इज 2 pi। तो 0 to 2 pi साइन s साइन ऑफ s प्लस cos ऑफ s ds। अब इसको सॉल्व कीजिए, साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन s 2s बन जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 0 से 2 pi साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर ऑफ s प्लस इट इज साइन ऑफ s cos ऑफ s d ऑफ s। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू इंटीग्रेट दिस। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को तो हम पुट करेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 और यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई,
एंड 2 से डिवाइड, 2 sin थीटा cos थीटा, दिस इज sin 2 थीटा, तो दिस गिव्स मी, तो हेयर आई ऑब्टेन दिस टर्म, ठीक है। अब 1/2 तो आउटसाइड करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका एस आंसर होगा, और लिमिट क्या पुट करनी है, 0 से 2π। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज साइन, साइन में लिमिट पुट करोगे तो योर आंसर विल बी 0 and 0, ये इंटीग्रेशन करना आप, ठीक है। तो ये 2π - 0, तो आई ऑब्टेन हियर π, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इट शोज दैट कि साइन एस फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन क्या था हमारा, साइन एस प्लस कॉस एस, these are not orthogonal function. सिमिलरली आप नेक्स्ट को चेक कीजिए, सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे, वो भी आंसर नॉट ऑर्थोगोनल आएगा। अगर आप फंक्शन का पेयर लेते हैं 1 का, और सेकेंड फंक्शन देखो, आप अगर कहते हो φ1 इज 1 एंड यू आर टेकिंग φ2 इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, यानी कि साइन ऑफ एस प्लस कॉस ऑफ एस, आप इसका इंटीग्रेशन करके देखो, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ φ1 एंड φ2, ये थर्ड ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं, सी ऑप्शन को, सॉरी। तो दिस इज 0 to 2π एंड इट इज साइन ऑफ एस प्लस कॉस ऑफ एस, 1 तो मल्टीप्लाई डी ऑफ एस, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस एस बाई 1 एंड कॉस का क्या आएगा, प्लस का साइन एस, और लिमिट क्या है, 0 से 2π, ठीक है। व्हेन यू पुट द 2π लिमिट इन द माइनस, इट गिव्स यू cos 2π minus cos of 0, and then when you put in the 2 sign, it gives sin 2π minus sin of 0. As you know, cos 2π is 1, cos 0 is 1, so I obtain here 0 and 0. Yes, I can say this functions, these यानी ऑप्शन 3 सी ट्रू जाएगा आपका, ठीक है। सिमिलरली आपने चेक करना है, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि 1 आंसर इज करेक्ट और 2 आंसर इज करेक्ट। देखिए 1 अगर हुआ तो ये आंसर आ गया, यहीं स्टॉप कर देंगे आप, अदरवाइज यू विल चेक आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका CSIR नेट में भी था, बट उसमें जो फॉर्मेट है क्वेश्चन पूछने का वो डिफरेंट है, वो आंसर आप दे पाएंगे जब आप फ्रीडॉम का सेपरेबल वाला क्वेश्चन कर लेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये उसी का पार्ट है जो मैंने आज आपसे डिफरेंट फॉर्म में पूछ लिया। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, योर आंसर इज सी, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में मैं चेंजेस कर देती हूँ, क्या दिस फंक्शन इज ऑर्थोगोनल टू, यहाँ पे एक ई पार्ट और दे देती हूँ, एंड आई सेड दैट इज साइन एस माइनस कॉस ऑफ एस, ठीक है। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया कि ऑर्थोगोनल है, इन दैट केस आंसर्स विल बी 1 and C and E पार्ट, ठीक है। तो ये था आपका इनर प्रोडक्ट, ऑर्थोगोनल फंक्शंस, एंड नॉर्मलाइज मीन्स जिसकी नॉर्म 1 होगी दैट इज नॉर्मलाइज फंक्शन। अगर किसी को नॉर्मलाइज्ड बनाना है और वो नॉर्मलाइज नहीं है तो उसको उसकी नॉर्म से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो था ये वाला फॉर्म। नाउ लेट अस टेक आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन फॉर द फ्रीडॉम integral equation. For defining eigenvalues for the Fredholm, one more inequality which you should remember, and it is very helpful in my syllabus. The first is there are 2 functions and इनका क्या करना है आपने, inner product की modulus value, that value is always less than equal to their norms, ठीक है। So this is Schwarz inequality and you should remember this one. So this is equation second. Then there is one more inequality that is known as Minkowski inequality, and this gives φ1 plus φ2 का norm, ठीक है। This is less than equal to norm of φ1 plus norm of φ2। जैसे इसे याद करना हो ना तो ऐसे याद कर लो, मतलब रिलेट करने के लिए। ये आपकी लेंथ है एक सेट ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल की सेकेंड मान लो लेंथ है, और ये मान लो आपको हाइपोटेन्यूज मिलता है। तो थर्ड साइड जो होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ दीज टू, हमेशा ट्रायंगल इनइक्वालिटी में ये रहेगा, तो आप इसको उससे मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 2 इनइक्वालिटीज, इनर प्रोडक्ट ऑफ φ1 φ2 मोड वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म ऑफ बोथ फंक्शंस, एंड मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी इज norm of sum of
टू फंक्शंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ फर्स्ट नॉर्म ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ये हम जब प्रूफ करेंगे ना सिमेट्री फंक्शंस में, देयर आई विल यूज सो मैनी टाइम दीज inequalities. Now the eigenvalues and eigenfunctions. Eigenvalues and eigenfunction, ये मैं आपकी बुक से ही पढ़ा करवा रही हूँ आपको, जो कन्वल वाली बुक है, eigenfunctions. I told in the first lecture homogeneous Fredholm integral equations. Homogeneous Fredholm integral इक्वेशन क्या थी वो आपको याद हो तो GS इज इक्वल टू होमोजीनियस है ना, यानी FS यहाँ नहीं होगा, एंड देर इज लैम्डा एंड A to B लिमिट कांस्टेंट थी आपकी, कर्नल इज योर KST G ऑफ T D ऑफ T, ये लैम्डा आप यहाँ ले जाइए। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/λ करके इसको म्यू कर देंगे, G ऑफ S इज इक्वल टू A to B, kernel is KST G of T and D of T. So here this mu value is nothing but 1 of lambda. Here this mu is 1/λ is the eigenvalue. Mu is the eigenvalue. ऐसे फ्यूचर में हम लैम्डा ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो mu is the eigenvalue and corresponding, इसको इस इक्वेशन पुट करके हम कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन निकालेंगे, एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z ऑफ t इज नोन एज आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि इसको हम जैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आइगन वैल्यूज़ को हम और भी कुछ कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं, वी कैन से दिस इज लेटेंट वैल्यूज़, या आप इसे कहिए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, एंड द कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन दैट इज नोन एज लेटेंट फंक्शंस या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस। ठीक है, तो इन फ्यूचर हमने करना है, हमारा पूरा लेक्चर जो होगा यानी कि 7th लेक्चर वो इसी टॉपिक पे चलना है, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस। एंड देयर इज़ वन मोर कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर द डिफरेंस ऑफ ए कर्नल। अगर आपका कर्नल डिफरेंस है तो हम कन्वोल्यूशन भी लेते हैं, वो भी मुझे जरूरत पड़ेगी, तो आज वो फॉर्मूला भी हम कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम प्रॉपर सिलेबस एक फिक्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज आवर कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस। कन्वोल्यूशन लिखने से पहले हमें चाहिए डिफरेंस कर्नल। लेक्चर 5th में हमने काइंड ऑफ कर्नल्स किया था, एंड आवर कर्नल इज डिनोटेड बाय K ऑफ ST। ठीक है, अगर मेरा कर्नल अगर इस फॉर्म का है कि एवरी टर्म कंटेन द टर्म्स S माइनस T, इन दैट केस माई कर्नल इज डिफरेंस कर्नल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने किया भी था, ST इज इक्वल टू, सपोज मैंने ले लिया e की पावर S माइनस ऑफ T, या मैं कोई और एग्जाम्पल ले लेती हूँ कॉस ऑफ S माइनस T, या मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ कोई भी साइन ऑफ S माइनस ऑफ T। इन दैट केस माई कर्नल इज डिफरेंस कर्नल। एंड अगर आपकी वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन है, कैसी है, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन, जैसे हमने किया था अल्फा S G ऑफ S इज इक्वल टू F ऑफ S प्लस हेयर इज A to S, एंड कर्नल इज माई कर्नल डिफरेंस। ठीक है, इन दैट केस मुझे यहाँ पर कन्वोल्यूशन की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो अभी हम जस्ट ये करेंगे व्हाट इज कन्वोल्यूशन, टेक्निक नहीं करेंगे। वैसे अगर वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन है आपकी और कर्नल आपका डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म टेक्निक यूज़ करेंगे हम इसे सॉल्व करने के लिए, और ये नेट और गेट के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड उनके लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने काइंड ऑफ कर्नल किया ना उसमें मैंने एक डिफरेंस कर्नल किया है, तो वहाँ इस टॉपिक को मैं सॉल्व करने वाले हैं, या इसी लेक्चर के फर्दर पार्ट्स में
जब हम 7th 8th लेक्चर कर चुके होंगे, आई विल बैक गिव द लेक्चर 6th part B, and in that case I will told you the Laplace transforms and then solve so many questions of Volterra integral equations that contains the difference kernel. वैसे अपने पास 4th यूनिट भी है जिसमें एबल्स है, वहाँ पर भी मेरा डिफरेंस कर्नल ही बनता है, तो वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है? कन्वोल्यूशन की। तो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज कन्वोल्यूशन या फाल्टिंग और कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस। देयर आर टू फंक्शंस ks and f of s and the convolution is given by g। आप इसको x भी कह सकते हो, आप इसको t भी कह सकते हो, s भी कह सकते हो। ठीक है, तो convolution of these two functions, this is defined by g star of k and this is nothing but limit 0 to s। ठीक है, अब ये फंक्शन था s का, हमने s की एंट्री करवा दी, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू g ऑफ s माइनस ऑफ t और रिमेनिंग जो फंक्शन होगा दैट इज k ऑफ t dt, या आप इसको कन्वोल्यूशन ऑफ k स्टार ऑफ g भी कह सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये k यहाँ है ना, तो 0 to s कर्नल डिफरेंस जो होगा वो अब इसमें चला जाएगा, यानी कि k ऑफ s माइनस ऑफ t g ऑफ t d ऑफ t, तो दिस इज डिनोटेड बाय k स्टार ऑफ g। ठीक है, तो दिस इज द कर्नल ऑफ टू फंक्शंस। अब आप यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आपकी इक्वेशंस के अंदर डिफरेंस कर्नल आ जाए तो वो जो इक्वेशन बनेगी दैट इज योर कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। तो आपकी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, दिस टाइप इज आल्सो नोन एज कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। कन्वोल्यूशन इंटीग्रल देखो इसी फॉर्म का बन गया, क्योंकि ये आपका अलग से इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है कि कन्वोल्यूशन क्या होता है। ये आपने कहाँ पढ़ा होगा? ये आपने बीएससी में पढ़ा होगा, जहाँ लैपलेस ट्रांसफॉर्म का चैप्टर होगा, कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर द लैपलेस ट्रांसफॉर्म। आई थिंक मेमोराइज हो तो कुछ ऐसा होता था कि दो फंक्शन है, उनका लैपलेस ट्रांसफॉर्म दैट इज इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस, लैपलेस इनवर्स की डेफिनेशन। ये हम फ्यूचर में करेंगे, आज नहीं करते। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन ये होती है एंड दिस टर्म अपीयर्स इन योर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। नॉन होमोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एस। ठीक है, अल्फा एस की वैल्यू अगर 1 होगी तो सेकंड काइंड हो जाएगा, अगर अल्फा एस 0 होगा तो फर्स्ट काइंड होगा। ठीक है, ये हमने टाइप काइंड में किया था। तो अगर आपकी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है एंड कर्नल आपका डिफरेंस कर्नल है, तो दिस इज आल्सो नोन एज कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, it will motivate me. Thank you so much. There are two functions ks and f of s and the convolution is given by g। आप इसको x भी कह सकते हो, आप इसको t भी कह सकते हो, s भी कह सकते हो। ठीक है, तो convolution of these two functions, this is defined by g star of k and this is nothing but limit 0 to s। ठीक है, अब ये फंक्शन था s का, हमने s की एंट्री करवा दी, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू g ऑफ s माइनस ऑफ t और रिमेनिंग जो फंक्शन होगा दैट इज k ऑफ t dt, या आप इसको कन्वोल्यूशन ऑफ k स्टार ऑफ g भी कह सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये k यहाँ है ना, तो 0 to s कर्नल डिफरेंस जो होगा वो अब इसमें चला जाएगा, यानी कि k ऑफ s माइनस ऑफ t g ऑफ t d ऑफ t, तो दिस इज डिनोटेड बाय k स्टार ऑफ g। ठीक है, तो दिस इज द कर्नल ऑफ टू फंक्शंस। अब आप यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आपकी इक्वेशंस के अंदर डिफरेंस कर्नल आ जाए तो वो जो इक्वेशन बनेगी दैट इज योर कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। तो आपकी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, दिस टाइप इज आल्सो नोन एज कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। कन्वोल्यूशन इंटीग्रल देखो इसी फॉर्म का बन गया, क्योंकि ये आपका अलग से इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है कि कन्वोल्यूशन क्या होता है। ये आपने कहाँ पढ़ा होगा?
ये आपने बीएससी में पढ़ा होगा, जहाँ लैपलेस ट्रांसफॉर्म का चैप्टर होगा, कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर द लैपलेस ट्रांसफॉर्म। आई थिंक मेमोराइज हो तो कुछ ऐसा होता था कि दो फंक्शन है, उनका लैपलेस ट्रांसफॉर्म दैट इज इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस, लैपलेस इनवर्स की डेफिनेशन। ये हम फ्यूचर में करेंगे, आज नहीं करते, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन ये होती है, एंड दिस टर्म अपीयर्स इन योर वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। नॉन होमोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एस, ठीक है। अल्फा एस की वैल्यू अगर 1 होगी तो सेकंड काइंड हो जाएगा, अगर अल्फा एस 0 होगा तो फर्स्ट काइंड होगा, ठीक है। ये हमने टाइप काइंड में किया था। तो अगर आपकी वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन है एंड कर्नल आपका डिफरेंस कर्नल है, तो दिस इज आल्सो नोन एज कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, it will motivate me. Thank you so much.